जम के चलो, गोली चली नहीं कि करन लगे खाए खाए। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। मैं बता दूं कि वो जो आपके बचपन के मित्र होते हैं, जो आपके सहपाठी होते हैं, उसमें से आज तक किसी भी एक व्यक्ति ने, एक भी मेरे मित्र ने ये नहीं पूछा कि और कितने मिलन लगे आजकल तुम्हें। उनकी आंखों में बस और सब फिट है ना, तो हमने कहा गुरु सब फिट है, ऐसे ही रही हो। बच्चा यादव गंगा जल जब रिलीज हुई, हमने कभी भी जीवन में नहीं सोचा था कि 2 दिन तक लगातार फोन 12-12 बजे रात तक बजता था। और हम बाद में समझ में नहीं, ऐसे क्या कर दिया हमने कि ये फोन ही नहीं बंद हो रहा है। डायलॉग ही तो बोले हैं, अजय देवगन जी का फोन आ गया, अपन के क्या किया ऐसा? हमने बोले कुछ नहीं किया अपन ने बस डायलॉग बोले। बाद में समझ में आया कि अभिनय ना करना भी अभिनय की एक बड़ी विशेषता है। तो भैया जरा जोरदार तालियों से स्वागत कर लो एक बार और भैया से इसे इतना सुकून से ले आए, कहा कि आज बहुत जल्दी नहीं है पनवेल जाएगी। कहा कि भैया को एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है कि जल्दी करो पनवेल निकलना है। तो भैया आज तो टेम लेके आए कि नहीं आए? बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी पनवेल तो जाना पड़ेगा। तो बहुत शानदार सफर। भैया मुकेश तिवारी जी को बहुत इनको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। और ठीक है तो बहुत ज़्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। काहे के इतना परिचय हम सबके बीच है कि जब हम बच्चा आते, बहुत हमें लगा बहुत ही छोटे हुई हैं, तो उस समय चाइना गेट में जगीरा डाकू को देख के हर को डरा जात तो। और लोग जो है जब उम्र बढ़त तो उनको जो चेहरा हाव भाव फिल्मी दुनिया में और कमज़ोर हो, लेकिन भैया को जो है जगीरा डाकू से लेके वसूली भाई तक चेहरा और बेहतर ही होत गो, खूबसूरत होत गो। वो जगीरा में तो असली में क्या था ना कि बदसूरत बनना पड़ा था, तबे भी हम दिखाते हैं ऐसे थे। लेकिन अब वो चरित्र वैसा था कि, और जब आम जीवन में भी हम थोड़े सॉफ्ट हैं, हमें थोड़ी सी हिंसा, थोड़ी से जोर से बोलना, किसी की साथ बदतमीजी से बात करना हमें बचपन से ही पसंद नहीं है। लेकिन जगीरा को बचपन से पसंद था बदतमीजी करना और लोगों को मारना। तो हमें उसके लिए बड़ा भरसक प्रयास करना पड़ा, वजन बढ़ाना पड़ा। 104 केजी के तब हम थे, बाल दाढ़ी बढ़ाने पड़े, और हमें अपने व्यवहार में बहुत परिवर्तन करना पड़ा। और एक तरीके से वो अभ्यास था कि दुष्टता पूर्वक कैसे सोचा जा सकता है। और आप लोग विश्वास माने ना माने, ये वस्तुतः मनोविज्ञान का खेल है कि आप जैसा भी आप सोचते हैं वैसा परिलक्षित होने लगता है। और मुझे नहीं पता था कि जगीरा की वॉक कहां से आएगी, जगीरा हॉर्स राइडिंग कैसे करेगा। लेकिन मैं सुबह 4 बजे उठ के अपने घोड़े को चना जब खिलाना शुरू करता था, तो मैं रॉकी के कान में हमेशा कहता था, यार गुरु पटक न दियो। और अब रॉकी हमारे बीच में नहीं है, वो बिल्कुल मित्रवत हमसे हो गया था 2.5 साल की शूटिंग में। तो अचानक जब हम रॉकी पे राइडिंग कर रहे थे और हमारा एक रेन में से पैर निकला और मैं ऐसे था फुल गैलप में, और तब भी हमारे दिमाग में एक विचार आया कि जगीरा टेढ़ा चलेगा। और तब वो उसकी वॉक ये वाली डेवलप हुई थी, ही वॉक लाइक दैट। तो सरस्वती माता की कृपा है कि आप यदि संवेद से उस विषय में सोचते हैं जिस विषय में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो अभिनय हो, चाहे संगीत हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज सेवा हो, या इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, या फिर वकालत हो, मतलब जितने भी प्रोफेशंस हैं, यदि आप संवेद से उसमें जुड़ते हैं तो ईश्वर उसमें आपको एक चेतना देता है कि ऐसे भी किया जा सकता है। और वही परिणाम था। और दूसरा, मैं मानता हूं कि हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड गुरु कहूंगा उनको, फिल्मी दुनिया का पदार्पण उन्होंने हमारा कराया, आदरणीय राजकुमार संतोषी जी, और जितने भी निष्णांत अभिनेता मेरे समक्ष थे, वे भारतीय सिनेमा, विश्व जगत सिनेमा के निष्णांत स्तंभ रहे हैं। यदि उनके सामने तथाकथित सितारे होते तो शायद मैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, क्योंकि उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया, एक बच्चे की तरह रखा,
और मैं बिल्कुल दिल्ली से रॉ उठ के गया था। 3,500 की नौकरी में दिल्ली में तब करता था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में। लेकिन वो 3,500 की नौकरी ने मुझे जिंदगी सिखाई, जीवन का संयम सिखाया, जीवन में अनुशासन सिखाया, जीवन में सपने देखना सिखाया, और जीवन में मुझे ये सिखाया कि अपने सपने की खूबसूरती पे यकीन रखना मुन्ना, ये कभी ध्वस्त नहीं हो सकते। समय लगता है, और इस बात के लिए भी मैं हमेशा तैयार रहता हूं कि हमेशा समय ऐसे नहीं चलने वाला है। मैं अभी भी कई बार अभ्यास करता हूं कि मैं सड़क पे चला जा रहा हूं और मुझे कोई नहीं पहचान रहा है, इसका भी अभ्यस्त मुझे रहना पड़ेगा। तो एक अभिनेता की यात्रा है, और दूसरा जैसे बुंदेलखंड का आप जिक्र कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर हमारी बाई का बड़ा प्रभाव है। उन्होंने हमें सामाजिक सरोकार, अपने समाज के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, आसपास के पड़ोसियों के प्रति, इवन हमारे यहाँ जो कपड़े धोने आती थी उनका नाम मुझे आज तक नहीं पता, हम उनको माई कहा करते थे। और हमारी बाई ने एक छोटा सा, एक हमें याद आता है जो हमने मुंबई में भी रखा हुआ है, कि बर्तन एक ही रहेंगे, चाहे वो निर्देशक आएगा या घर पे काम करने वाला व्यक्ति होगा, पानी उसी गिलास में पिया जाएगा। क्योंकि ये समानता का दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है, कला में भी, जीवन में भी, और वो आपको विस्तृत करता है, मुझे हमेशा लगता है। और हम कला में इसलिए आते हैं कि हम अपने जीवन को विस्तृत कर सकें, अपनी सोच को विस्तृत कर सकें, और समाज को कुछ दे सकें। क्योंकि समाज ने ही मुन्ना मुकेश तिवारी बनाया है, जगीरा बनाया है, वसूली भाई बनाया है, बच्चा यादव बनाया है, जितने भी किरदार हैं। यदि आप लोग नहीं होते तो मैं कहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं। क्योंकि दर्शक ही एक अभिनेता को, दर्शक ही एक कलाकार को, एक पेंटर को, एक नर्तकी को, एक नर्तक को, एक गायक को वही रचता है। क्योंकि मेरे गले में सुर ना हो, उसके कान में सुर होना बहुत जरूरी है। तो ये लेना देना है। सो जितनी ऊर्जा आप लोग देते हैं उतनी ऊर्जा हमारे परफॉर्मेंस में आती है। थिएटर में खासतौर पे ये होता था जब हम रंगमंच करते हैं, सिनेमा में ये संभव नहीं हो पाता। और अब मल्टीप्लेक्सेस आने से उस तरीके का हमें रिस्पांस नहीं पता लगता जब जो सिंगल थिएटर में हमें पता लगता था। आगे प्लीज पूछिए। आराम से को मिले 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 मिले। अबे जो है हर तरीके के डायलॉग मिले, तो सबर तो करो। अब जल्दी नहीं है पनवेल जावे की, पहले ही कही हमने। तो भैया जो जगीरा के डायलॉग हैं, अबे सुनवा नहीं रहे, पहले ऊपर चर्चा कर रहे कि जगीरा के जो डायलॉग हैं, हमरे मन को भाया, हम कुत्ता काट के खाया, हमसे लड़ने का कमीनापन, हमसे लड़ने का हौसला तो ले आओगे कमीनापन। ये डायलॉग जो है अपने सागर के कोनो आदमी से सुन के तो आपने इम्प्रोवाइज नहीं कराए थे, या डायरेक्टर की डिमांड थी? मतलब ये डायलॉग नहीं, सागर की कोई से करके इम्प्रोवाइज कराए होते तो पिक्चर बैन हो जाती। तो फिर हमारा एक विचार था, और यहीं पे थोड़ा सा अध्ययन साथ देता है, कि हिंदुस्तान के 10 कल्ट फिल्म्स उठा के आप देख लो, चाहे वो गंगा जमुना हो, चाहे वो शोले हो, चाहे वो हाल की लगान हो, सब में बोलियों का प्रयोग हुआ है। और बोली सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करती है? व्याकरण तोड़ती है। और भावनात्मक जुड़ने में व्याकरण नहीं होना चाहिए। तो हमने उस व्याकरण की एब्सेंस को महसूस किया कि बोली पहुंचती है। काय तो सबको पता चले कि अब अंग्रेजी में बोले वॉट, लेकिन काय में ही अपने आप में काय है। जैसे यदि केन कहा जाए तो उसमें शब्द ध्वनि, उसका विन्यास, उसका स्वर तंत्र नहीं बोलता है। यदि लठ बोला जाए कि लठ मार है, तो टा और ठा बता देता कि लठ ही पड़ है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सो बोलियों में जो विन्यास है, जैसे आदरणीय प्रहलाद भैया ने ईश्वरी जी का जिक्र किया, हालांकि वो बहुत ही फिलोसफिक लेवल पे, बहुत ही अध्यात्म के लेवल पे, जीवन दर्शन के स्तर पे हजारों तरीके से उनको अधिनिरूपित किया जा सकता है। तो क्यों वाल्मीकि की रामायण उतनी फेमस नहीं हो पाती जितनी तुलसीदास की लेखनी हो पाती है? क्योंकि वो अवधि में
उस धुन में लोगों की आत्मिक जुड़ाव पैदा हो जाता है। सो इसलिए उसका हमने निर्णय लिया। और फिर हमें, अब वहां पे कोई नहीं था, तो हमें अंजुम रजब अली जी ने इसके डायलॉग लिखे थे, तो हम राज जी के साथ रात रात भर बैठते थे और अंग्रेजी से तर्जुमा करते थे। अब वहां पे एक बड़ी व्यवहारिक समस्या आ रही थी। वो व्यवहारिक समस्या ये थी कि बुंदेली के कैसे शब्दों का चयन किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ बुंदेलखंड के लिए फिल्म नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व के लिए फिल्म थी। तो फिर वो शब्द चयन वैसे किए गए। कई बार हम सोचते थे कि हम इसमें बोल दें कि अबढारो हो जाए, तो अबढारा किसकी समझ में आएगा, अबढारा, उसकी डिक्शनरी भी नहीं मिलेगी। तो अपने आप हो जाएगा के लिए अबढारा शब्द है, तो हमने कहा ये तो बड़ा क्लिष्ट हो जाएगा। तो उसमें फिर मिश्रण किया गया कि उसका लहजा लेते हैं, बुंदेली का लहजा लेते हैं, और फिर करण लगे कांव कांव, वो बुंदेली का एक लहजा हो जाएगा, लेकिन वो सबकी समझ में आएगा। उसका सरलीकरण बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एक सोचा समझा निर्णय था। और मतलब अपने मुंह क्या आप तारीफ करें, लोगों को अभी भी संवाद याद है। संवाद याद है, लेकिन आपके मुंह से अब सुनने हैं। हाँ देखो यार, ये में कोई धोंधरा ने मचा आएगी। ये मैं पिछले चुनाव में हम गए थे किसी को, तो वो पूरे न्यूज़पेपर में मेन न्यूज बन गई थी कि ये मुकेश तिवारी कमीनापन बता रहे हैं। नहीं, अब तो 3 साल बाद चुनाव है, जब तक तो नहीं, उससे अगर हम तटस्थ हैं तो हमें थोड़ा बोलने का चुनाव करना पड़ता है। अबे चलो करम के चलो, गोली चली नहीं कि करन लगे खाए खाए। अरे पुलिसियों का गोश्त तो कई बार खिलाया है, आज फौजी का खिलाएंगे स्पेशल गोश्त। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। अब 3 दिन तक घरों बैठो रहे। तो जब इतना शानदार भैया विलन के किरदार में, ई के बाद गंगा जल में भी बहुत शानदार किरदार आपको, फिर अचानक से कॉमेडी में भी अच्छी कॉमेडी, और लगातार सीरीज में सिलसिलेवार तरीके से जो गोलमाल के वसूली भाई निकले, एकदम बहुत हाई लेवल के विलेन के किरदार से एकदम बहुत उच्च स्तरीय कॉमेडियन तक, फिर वह कहानी कैसे होते पहुंच गई। कहानी में बहुत बड़ा योगदान दर्शक वर्ग का भी है। दर्शक भी बदला ना, दर्शक की स्वीकार्यता ने हमें वो करने का साहस दिया, और निर्देशक का विश्वास भी बदला। निर्देशक का विश्वास ये था कि यदि विलेन है तो पहले के जो कलाकार थे उनको एक श्रेणी में ढाल दिया जाता था, कैटेगराइज कर दिया जाता था कि भाई ये विलेन नहीं कर सका तो कछु नहीं कर सका जी। तो वो सोच भी बदली पिछले 2 दशक में। निर्देशक ने अभिनेता पे विश्वास करना शुरू किया कि ये पॉजिटिव रोल भी कर सकता है, क्योंकि यदि कन्हैया लाल जी हैं तो उनको महान अभिनेता रहे हैं वो, लेकिन उनको एक से ही धोती में और बंडी में रोल ही कराते चले गए। प्रेम चोपड़ा साहब हैं, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, वो ही चलता रहा। उनके अंदर भी तो घुटन होती होगी, लेकिन आज के पिछले 2 दशक में दर्शक भी बदला है, दर्शक के अंदर की स्वीकारता भी बदली है। वो अब सिर्फ चरित्र के तौर पे नहीं देखता कि ये खल ही खल है, वो अब अभिनेता का समझता है ये अभिनेता है। तो सिनेमा भी परिपक्व हुआ है और दर्शक उससे कई गुना ज्यादा परिपक्व हुआ है। तो वो साहस, हालांकि जब रोहित शेट्टी जी ने हमें बोला था कि हम तुमसे कॉमेडी कराएंगे तो हमें 102 बुखार चढ़ाया था। मंच पे हमने किया है कि मोलियर का और भी दूसरे सटायर प्ले, ब्लैक कॉमेडीज, वो अलग है। मंच पे करना अलग होता है, क्योंकि दर्शक का प्रसाद बिल्कुल सीधे से मिल जाता है, उसका एक लॉफ्टर आता है तो हमें इनहांस करने का मौका मिल जाता है। लेकिन जब सिनेमा में कॉमेडी कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होता कि ये पंच वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो एक दुविधा रहती है। लेकिन अब तो हमने बोला कि क्या होगा कैसे क्योंकि कई बार जो मेरी कमी थी, हम अभिनेताओं को भी हम अति महत्वाकांक्षी होते हैं असली में थोड़े ज्यादा, तो हमें अपनी एक छवि देखने की आदत पड़ जाती है कि हमें ऐसे देखा जाना चाहिए। क्योंकि एक विडंबना है, जो डराता है हम उसका सम्मान करते हैं, और जो आपको हंसाता है हम उसका उपहास उड़ाते हैं। तो
हमारे लाइफ की वही जर्नी रही कि जब तक हम जगी रह रहे तो लोग अरे कैसे भाई साहब, कैसे भाई साहब। फिर बच्चा याद हो गए तो हाँ हाँ, थोड़ी सहानुभूति का भाव रहता था, अरे वाह मर गए थे ना आप, हाँ। और फिर अभी जब भी प्लेन में अमूमन जर्नी में ही रहता हूँ तो वैसे ही उनका लाभ थे। और वो कान में, अभी फ्लाइट में बैठे थे ना, कान की बगल से और पनवेल, तो वो जता के जरूर जाते हैं। तो पहले तो हमें इरिटेशन होता था, फिर हमने बोला जब वो आनंद ले रहे हैं तो हमें भी आनंद लेना चाहिए। किया तो हम ही ने है, दूसरे की लाइन बोल के जा रहे होते तो इरिटेट होना चाहिए था। तो ये भी एक यात्रा है कि आपका साहचर्य अपने दर्शकों के साथ, अपने समाज के साथ बढ़ता जाता है। और आई एम थैंकफुल टू, मतलब सॉरी बोलेली समागम में हम बहुत बहुत धन्यवाद है इसके हमारे अपने निर्देशकों के प्रति है कि उन्हें हम पे विश्वास किया और दर्शकों ने हम पे विश्वास किया। और एक चीज हम बता दें, वैसे भी हमें हमारे नाम पे इनिशियल नहीं लगता है पिक्चर में। हम एक बड़ी बात का मनन करते हैं कि हम आलू प्याज हैं जो हर सब्जी में डाले जाते हैं। और हमारे सड़ने का भी डर नहीं रहता, हमें फ्रिज में नहीं रखना पड़ता। पनीर है तो पनीर को फ्रिज में रखना पड़ेगा तो 2 दिन में खराब हो जाएगा, तो इसलिए हमें भय नहीं लगता। बहुत शानदार बातचीत। तो अभी इमें मुकेश तिवारी के तौर पे, अभिनेता मुकेश तिवारी के तौर से अपन ने ये गंगा उल्टी बहाई, अपन ने होते से चर्चा करी। अब सागर के मुन्ना भैया की चर्चा शुरू करें। जी। सागर में मुन्ना भैया के बारे में अभी भी कहावत का हम तो साक्षात देखे हैं कि होते ही हमें जो पुरानी एक चाय की दुकान, काशी की दुकान जो कॉलेज के जमाने में थी, फिर एक्टर बनने पे भाई और सुपरस्टार बनने पे ब काशी की दुकान की किस्से कहानियां कितने से बैठक कितने से शुरू हुई काशी की दुकान? वो असली में काशी की, मतलब माफ करिएगा वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, वो काशी की दुकान पे बैठना इसलिए शुरू हुआ कि 9वीं क्लास में बीड़ी पीना शुरू करी थी। तो छुप के वहीं पे एक वो था कि पीछे कम से कम लुक के वहां पे पी लेंगे, और वो पानी आनी से कुल्ला उल्ला करवा देता था, तो वहां से प्रारंभ हुई। फिर धीरे 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 फिर वो एक चर्या हो जाती है जीवन की। जब तक उस जगह पे नहीं जाओ ना तो ऐसा लगता है वो दिन पूरा नहीं हुआ। आप चाहे कहीं से भी जाओ, तो अभी भी हम बॉम्बे से आते हैं तो जब संजय ड्राइव से गोपालगंज की तरफ बढ़ते हैं तो काशी की दुकान पहले पड़ती, तो हम पहले वहीं उतर जाते हैं कि एकदम सब कुछ याद आ जाता है। और वो जड़ें हैं एक्चुअली, वहाँ बहुत कुछ रचा है, कई बार लिखा भी है, सामाजिक तंत्र को समझा है, सामाजिक ताने बाने को समझा है, मोहल्ले को समझा है, शहर को समझा है, व्यक्तित्वों को समझा है। सो वैसा ठिया अब मुंबई में मेरे लिए नहीं हो सकता। वो एक ऐसा ठिया है जहाँ से बचपन के सारे मित्र हैं, जहाँ से हर बुजुर्ग से नमस्कार चमत्कार हो जाता है। सबको पता है कि मुन्ना आए तो तई बैठी हुई हैं, तो घर वालों की चाय का खर्चा भी बच जाता है। तो एक तरीके से वो सामाजिक साहचर्य है, और वो अभी भी है। क्योंकि मैं बता दूं कि वो जो आपके बचपन के मित्र होते हैं, जो आपके सहपाठी होते हैं, उसमें से आज तक किसी भी एक व्यक्ति ने, एक भी मेरे मित्र ने ये नहीं पूछा कि और कितने मिलने लगे आजकल तुम्हें, मतलब आजकल कितने पैसे मिल रहे पिक्चर की, किसी ने कभी नहीं पूछा। उनकी आंखों में से गुरु सब फिट है ना, तो हमने कहा गुरु सब फिट है, ऐसे ही रही हो। तो इतने में ही 3 शब्दों में आदान प्रदान जो है, इसका आनंद है। अब बंबई के 5 स्टार में कहाँ खोजूंगा मैं। तो वो एक और कुछ किस्सा लेकिन आप सुना रहे थे के बाद और चर्चा करें कि आज भी आप जमीन पे सो के अपने बिस्तर खुद ही? हाँ, वो हमने अपनी माँ से सीखा और अपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सीखा कि जो भी आलोक जी नमस्ते, बढ़िया। तो नहीं, उसको बोलने दीजिए, मोबाइल ऑन करके दे दीजिए, बोल रहा बंद है। तो हमने एक पाला कि हमें न्यूनतम में रहना है, और जो हम अर्जन करते हैं या जो भी है वो ठीक है, लेकिन हमने अपनी एक न्यूनतम, अपना एक डिसिप्लिन बनाया हुआ कि हम अपना बिस्तर अभी भी खुद ही बिछाते हैं, और हम उसको समेटते भी खुद ही हैं सुबह। और जिस थाली में मैं खाता हूँ, ये मेरे डिसिप्लिन हॉस्टल से चालू हुआ था, उस थाली में को मैं आज भी धोता हूँ।
क्योंकि ये आज भले मुझे एक महिमा मंडन की चीज लग रही होगी, लेकिन आगे आने वाले समय में मुझे बहुत साथ देने वाली है। क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं, आप मेरी खुद की यदि मैं खुद नहीं कर सकता तो दूसरा क्यों करे मेरे लिए? वो अनजाने में आप बोझ बनते जाते हैं। काम करने वाले भी लोग हैं और भी लोग हैं, लेकिन वस्तुतः जो मेरे काम है, जैसे मैं संडे के दिन यदि मेरी शूटिंग नहीं होती तो मैं सुबह से पूरी प्रिपरेशन खाने की मैं खुद ही करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि खाना बनाना भी एक्टिंग जैसा ही है। क्योंकि आपको मात्रा का ज्ञान होना चाहिए कि कितनी मात्रा में क्या डालना है। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि जो जो अतिथि आपके घर पे आने वाला है उसको कैसा टेस्ट पसंद है, उसको कैसा दिया जाना चाहिए। तो जब आप खाने में बोलते हैं ना, जो बनाने की पाक विद्या है उसमें मन का बड़ा हाथ होता है। तो पूरे मनोयोग से जब आप बनाते हैं और पूरे मनोयोग से अभिनय करते हैं, बिल्कुल समान प्रक्रिया उसकी है। एक और बहुत जो है संवेदना वाली बात है जो हमें आपके बड़े भाई साहब ने बताई थी, अब उसके बारे में शायद एक बात के आप बहुत लंबा वक्त बीच बीच में कैंसर के अस्पतालों में भी अपना कई बार केवल उधर जाके बैठते हो या चीज़ों को देखते हो, इसके पीछे की क्या कहा? नहीं, वहां से हमें जी, अब मैं सार्वजनिक तौर पर नहीं कहना चाहता कि मैं क्या करता हूँ वहां जाके, बहुत छोटा हो जाएगा। मैं स्कूलों में भी जाता हूँ, और मैं एक बार पौंडीचेरी में था, शूटिंग कर रहा था 1, 2, 3 फिल्म की, कॉमेडी फिल्म थी। तो मुझे लगा कि अरविंदो आश्रम मुझे जरूर जाना चाहिए। मेरे साथ मेरे मित्र, वरिष्ठ अभिनेता, बहुत अच्छे अभिनेता संजय मिश्रा भी थे। मैंने वहां पे वृद्धाश्रम में जिन लोगों को, जिन अभिभावकों को वंचित कर दिया गया था, उनकी आंख में मैंने मृत्यु का इंतजार करते मैंने उनको देखा, और वो मेरे लिए बहुत पीड़ादायक मूवमेंट थे। मैं नहीं निकल पाया, मैं 3 दिन डिप्रेशन में चला गया था। तो मैंने लगा मैं क्या कर सकता हूं, मेरा क्या योगदान हो सकता है। तो मैंने कहा जिस तरीके से ये आहत हैं, तो कैंसर हॉस्पिटल में भी लोग आहत ही हैं। मैं और बहुत टाटा मेमोरियल में बहुत कैपेबल लोग नहीं आते। तो वो जो एक है कि एक डॉक्टरों से मेरी मुलाकात हो जाती है, उनसे बात हो जाती है। तो उसमें मेरे अपने जीवन के अर्जन का, जो आप लोग ही हमें देते हैं, यदि उसमें से कुछ प्रतिशत यदि मैं साझा कर पाता हूं तो इससे मुझे बड़ा सुख मिलता है। और जब उनकी दुआएं, जब उनकी आंखों में आशीर्वाद देखता हूं, वो बोलते ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक लुक बता देता है कि वे कितने थैंकफुल हैं। और एक ग्रेटिट्यूड है, एक दायित्व का बोध हर नागरिक को होना चाहिए अपनी क्षमता के हिसाब से, कि हम कितना कमाते हैं उसमें से हमें समाज को कितना लौटाना चाहिए। इसमें कोई भी महानता की बात नहीं है। तो ये वो प्रक्रिया का अंग है, और हालांकि बहुत पेनफुल होता है वहां जाना, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, वो आते हैं, लेकिन अब जब चीजों में निरंतरता होती है ना, तो चीजें फिर आपको आसान सी लगने लगती है, जीवन का एक अंग लगने लगता है। जब आप सागर से अभिनय के लाने निकले तो उस समय की जो जर्नी थी और उसके बाद की तरीके को संघर्ष, उस समय जो बाकी जो हर बड़े आदमी के पीछे कोनो कोनो संघर्ष की कहानी है, सागर से जब आप नाट्य विद्यालय या उतय की जो अभिनय की जो उस समय की बेसिक जो समस्याएं आपके संग ने, वो संघर्ष वो उस दौरान और अब के समय में कितनों अंतर उस संघर्ष की चीज को आप समझ? मैं एक बात आपकी संशोधन करना चाहूंगा, मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूं, कि अपने सपनों को पूरा करने की यात्रा को संघर्ष नहीं कहा जा सकता। वो यात्रा है, और उसके कुछ मानक सिद्धांत हैं जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। जैसे यदि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए 10 दिन भूखा रहता हूं तो कोई बात नहीं है, एक गरीब आदमी 15 दिन भूखा रहता है। मैं तो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूं कि अपने सपने अपने आप को वहां देखना चाहता हूं, इसलिए मैं वो यात्रा में भूखा हूं, क्योंकि वो पैसे की गुंजाइश नहीं है, जुगाड़ नहीं हो पा रही। लेकिन वो तो मेहनत करना चाहता है, वो मजदूरी, वो पत्थर भी तोड़ना चाहता है, लेकिन पत्थर तोड़ने का काम नहीं मिल रहा है। तो ये विरोधाभास है। और शुरुआत तो ऐसी हुई प्रोत्साहन से कि एक बार हम पान की दुकान पे खड़े थे सागर में, तो कहा कहाँ जा रहे, कहाँ होगा एडमिशन?
तो हमने तो हम चुप रह गए। तो उन्होंने बोला मानो मिलिट्री में जाके मिले ना कछू। तो हमें लगा हम मिलिट्री में कहाँ जा रहे, अच्छा तो मैं एनडीए नहीं जा रहे, तो हम एनएसडी जा रहे थे, वो बोल रहे थे आप एनडीए जा रहे हो। तो ये वहां से उनका एक दृष्टि था। फिर कहने लगे कितने सालों कोर्स है, हमने बोला भाई साहब 3 साल को। हो गए बर्बाद, हो गए बर्बाद, अब कछूने बन पे हो। तो इस तरीके से एक दृष्टि थी। और आज ये दृष्टि ऐसी है कि माँ बाप अपने बच्चों का बायोडाटा हमारे पास लेके आते हैं कि इनको रियलिटी शो में करा दो। तो पहले सिर्फ दूरदर्शन था, अभिनय में वही लोग जाते थे जो 11वीं में फेल हो जाते थे, जो पीटी में पास नहीं हो पाते थे, पीएमटी पास नहीं हो पाते थे, या वकालत नहीं कर पाते थे। उनको लगता था ये बिल्कुल निकम्मा व्यक्ति है, अभिनेता बनना चाहता है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। तो अब 20-25 सालों में परसेप्शन बदल गया है और एक नए आयाम के तौर पे इस चीज को लिया जाने लगा कि ये भी ऑस्पेक्ट है, ये भी एक प्रोस्पेक्ट है। लेकिन जी तरीके से उस समय जो पहली फिल्म, जैसे आपने कही, पूरे आपके जो संघर्ष नहीं सफर की जो बात करें कि सागर से लेके चाइना गेट के बीच में कई मुश्किलात या कई विषय ऐसे आए कि आपको लगे कि यार जो चाह रहे थे वो मिल रहा हो, या चाइना गेट अप्रत्याशित तौर पे उतने तक को वो चाइना गेट तो अप्रत्याशित थी, लेकिन पंडित सत्यदेव दुबे से हमने बहुत सीखा। वो हमारे बिलासपुर के थे, सागर विश्वविद्यालय में पढ़े, अंग्रेजी में उन्होंने एमए की थी और वे बहुत बड़े निर्देशक थे। उनकी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और अंग्रेजी साहित्य की बहुत समझ थी और उतनी हिंदुस्तानी समाज की भी थी, हिंदुस्तानी साहित्य की भी थी। तो पंडित सत्यदेव दुबे जी हमसे एक बात हमेशा कहा करते थे कि मुकेश यदि रंगमंच ईमानदारी से करोगे तो रंगमंच एक दिन इसकी कीमत तुम्हें चुकाएगा। तब हमें बात समझ में नहीं आई थी। हमने कहा 3,500 तनख्वाह मिल रही है, अब क्या कीमत चुकेगी। 1,300 रुपये मदर डेयरी में ध्रुव अपार्टमेंट में किराए पे चले आते हैं, बचते हैं 2,600, भी कीमत है। तब बात सिर्फ हमें मुद्राओं की समझ में आ रही थी, हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि रंगमंच आपको कितना परिपूर्ण कर देगा और कितना काबिल बना के वहां तक भेज देगा। वो एक गुरु की दृष्टि थी और एक छात्र की मूर्खता थी। तो यात्रा चाइना गेट के बाद की अनएक्सपेक्टेड था। चाइना गेट मिलना, बहुत उम्मीदें थी लोगों को कि एकदम नया अमजद खान, गब्बर अमजद खान साहब पैदा हो जाएंगे, गब्बर पैदा हो जाएगा। और नसीर सर हमेशा हमें किनारे पे ले जाके बोलते थे दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो एक बार हमने उनसे मजाक में कहा सर कि बीच की परिस्थिति के लिए तैयार रहता हूं, पैकअप मत कराओ। तो जिस बजट में फिल्म बनी थी अपेक्षाकृत वो चली नहीं। उस जमाने में 98 में 22 करोड़ की वो फिल्म थी और इसमें कोई भी एक वैसा तथाकथित हीरो नहीं था। तो एक रिस्क ली थी और वो रिस्क में ये था कि जगीरा कैरेक्टर हिट हो गया, लोगों को अपना चल गया। लेकिन अब भी जिस तरीके से उसकी टीआरपी आती है वो आती है, लेकिन अब बाद की सफलता का कोई अर्थ नहीं होता, जब त्वरित सफलता होती है उसी का अर्थ होता है। और सिनेमा में एक बात बिल्कुल सिद्धांत तय है कि जो चलता है वही अच्छा है। अब वो कितनी सत्यता है, लेकिन उसमें यथार्थता है, एक यथार्थ है कि जो चल गया वो अच्छा है। सो वो एक अवधारणा है, उसको नहीं, उसके 1.5 साल बाद तक मेरे पास काम नहीं था और हम बुंदेलखंडी ईगो में थे कि हमें अवार्ड भी मिल गए हैं, इतना बड़ी ये सब हमने मेहनत करी है, तारीफ भी हमारी बहुत है, लोग आना चाहिए हमारे पास काम लेके। लेकिन ऐसी मूर्खता हम जीवन में करते हैं, उसी से हमें सीखने मिलता है। मैं इस बात को भूल गया कि हम जितने भारी गेटअप में थे, लोग पहचानेंगे कैसे कि असली मुकेश तिवारी कैसे दिखता है। सबसे बड़ी दुविधा ये थी। फिर हम जब किराए के मकान में थे, 6,000 रुपये किराया था, तो हम अब वो खत्म होते गए। हमें लगा अब घर के बाहर ना आ जाए और अब वापस भी नहीं जा सकते दिल्ली की। थिएटर वाले भी बोलेंगे अच्छा बेटा पिक्चर करने गए थे तुम। तो थिएटर वर्सेस सिनेमा हम लोगों को थोड़ा चलता रहता है कि अरे ये तो पिक्चर वाले हैं। तो राजी के पास में गया और उनने हमें दृष्टि दी कि तुम अपने निर्देशकों की लिस्ट बनाओ जिन जिन साथ तुम काम करना चाहते हो और उनसे जाके मिलो। और मैंने 20 लोगों की लिस्ट बनाई, फोन लोगों को खड़काए। तब इस तरीके से मोबाइल नहीं था, पेजर जब चलता था और होता भी तो अफोर्ड करने की स्थिति नहीं थी। 16 रुपए एक कॉल था तब।
तो हमने 20 लोगों के पास गए, उनको बताया और सबने यही बात बोली कि अच्छा तुम वो जिसने जगीरा किया हुआ है। हमने हाँ सर, हम डायलॉग बोल के दिखा दे रहे, हम ही है वो। हालांकि उन्होंने विश्वास किया, 20 लोगों में से 18 डायरेक्टर्स ने हमें काम दिया। और मुंबई की एक बात बिल्कुल सत्य है कि वो अपने हिस्से का संघर्ष करवा ही लेता है, चाहे आपकी कैसी भी लॉन्चिंग हुई हो। लेकिन उस 1.5 साल ने बहुत कुछ सीखने दिया, संयम बहुत दिया, अपने ऊपर काम करने का बहुत दिया। कई बार डिप्रेशन में आप चले जाते हैं 10-10, 15-15 दिन, क्योंकि जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपसे प्रश्न बहुत होते हैं। और नेक्स्ट का है गुरु, अगलो का आ रहा हो, अगलो का आ रहा हो आपको। अब हम कितनी बार बताएं कि अगलो नहीं आ पा रहा हो वे। और फिर वो हम समझ जाते हैं, उनकी पीठ मुड़ते ही दूसरे से कह रहे हैं इनके होगा पैकअप जी, बता नहीं रहे हैं। तो वो एक अलग समस्या है कि अब आप रूड भी नहीं हो सकते, वो आपका मित्र भी है और वो पीठ के बगल में भी कह रहे हो जिनको निपट गए हैं जी, अब देखो ये तैयार हैं। तो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया भी आपको सिखाती है कि रिएक्ट नहीं करना है, इस पर प्रतिक्रिया नहीं देना है। हमें अपना काम आता है, उसको अपना काम आ रहा है भैया, वो अपने हिसाब से शुभचिंतक ही है, उसको लग रहा हो कि एकदम अमरीश पुरी की जगह पहुंच जाए और इतने पे मुकरी तक की हालत खराब है। तो वो एक यात्रा है और उसने बहुत सिखाया। लेकिन 18 लोगों ने काम दिया, लेकिन चीजें बदली अचानक से। बच्चा यादव गंगा जल जब रिलीज हुई, हमने कभी भी जीवन में नहीं सोचा था कि 2 दिन तक लगातार फोन 12-12 बजे रात तक बजता था। और हम बाद में समझ में नहीं कि ऐसे क्या कर दिया हमने कि ये फोन ही नहीं बंद हो रहा है। डायलॉग ही तो बोले हैं, अजय देवगन जी का फोन आ गया, अपन के क्या किया ऐसा, हमने बोले कुछ नहीं किया अपन ने बस डायलॉग बोले। बाद में समझ में आया कि अभिनय ना करना भी अभिनय की एक बड़ी विशेषता है। कई बार हम अभिनय करने का अभिनय करते हैं, कई बार अभिनय करते हुए अभिनय न करना भी वो धीरे धीरे ही आता है। क्योंकि पहले हम थिएटर में बहुत चिल्ला के, बहुत रो के, पागल की एक्टिंग तो सभी को बहुत पसंद होती है, तो रो देना बड़ा लोगों को अच्छा लगता है, अरे हम रो दिए स्टेज पे, कमाल के एक्टर हैं। लेकिन धीरे धीरे वो संयम समझ में आता है कि बिल्कुल एक सेटल करो, धीरे से करो, लोगों तक बात पहुंच जाएगी। तो गंगा जल के बाद चीजें बदली और अच्छे अच्छे रोल मिले। साउथ में बहुत ज्यादा एक्सपोजर बड़ा मिला, जितनी भी फिल्में की सब टॉप की, अभी भी काफी फिल्में चल रही। तो वो ही है कि लोग आपको बिना परखे काम नहीं देते और समय आपको सिखाता है, समय ही आपको निखारता है। और आपके पास यदि समय हो, समय ना हो, तो ऐसी फील्ड्स में नहीं आना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो गायन हो, जो भी एक परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं जहां पे जनता से आपका सरोकार है, वो समय मांगता है, वो समय ही आपको निखारता है, ऐसा मेरा मानना है। तो बस शानदार, बड़ी ज्ञान की बातें, अद्भुत बातें। और एक आखिरी सवाल जो राजनीति के सवाल ही पे है, कहूँ है भविष्य में चुनाव न लड़ने की? हम कार्यकर्ता बहुत अच्छे, हम सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चुनाव प्रचार करते हैं और कोई नहीं पूछत कि कौन कौन मोहल्ला गए थे। तो हम कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमें मतलब पता नहीं इनबिल्ट है क्या है कि लोगों का स्नेह भरपूर मिलता है। और पता नहीं लोग मेरी आंखें पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं उनसे कोई वैसा आग्रह नहीं करता, बस हम जाते हैं कि भाई भैया संभाल लियो यार, बस इतना ही। तो वो एक जुड़ाव है लोगों से। और सागर का, बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश का, मैं निश्चित तौर पे बिल्कुल निष्णांत, बिल्कुल स्वच्छ मन से, स्वच्छ हृदय से बोल रहा हूँ कि इतना भयंकर कॉन्फिडेंस हम मध्य प्रदेश के होने के कारण है। क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छी चीज हमें मध्य प्रदेश ने सिखाई है, वो है शालीनता। शालीनता मध्य प्रदेश का इसलिए नहीं कि मैं यहां बैठा हूं या आप लोगों से पार्टी की अपेक्षा कर रहा हूं, इसलिए तारीफ कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश इसलिए गढ़ बन रहा है सिनेमा की उसका कि जितने हमें अभिनेता मिलते हैं, अभिनेत्रियां मिलती हैं, जितने भी टेक्नीशियंस मिलते हैं, डायरेक्टर्स मिलते हैं मध्य प्रदेश में शूटिंग करने के बाद, बोलते हैं यार कमाल का वो है। एक व्यक्ति ना पत्थर फेंकता है, ना कोई चिल्लाता है, ना वो आग्रह करते हैं कि शूटिंग देखने आना, बस ऐसे बस देख के बस गाड़ी से चले जाते हैं। तो हमने बोले ये शालीन लोग हैं। और मध्य प्रदेश भोपाल गढ़ बन चुका है, इसलिए सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट की बहुत सुविधाएं रही हैं कि 1 विंडो परमिशन जो है, और यही तो चाहिए कि शूटिंग में, बड़ी फिल्मों की शूटिंग में, आप लोगों को तो पता होगा कि एक बड़ी स्टार कास्ट की शूटिंग में पर डे का खर्चा 30 से 40 लाख रुपए होता है, जिसमें रहने का, गाड़ियों का, खाने का, वर्कर्स का,
स्टॉक का, टेक्नीशियंस का, कैमरे का, लाइट्स का, एक ह्यूज सेटअप है। और एक दिन भी मान लो कोई ने पत्थर फेंक दो तो 30-40 लाख रुपया निर्माता कहाँ से लाएगा। और ऐसे पत्थर हम लोगों पर कई जगह फेंक चुके हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। सो उसको विवादास्पद ना किया जाए। सो मैं शुक्रगुजार हूं कि मध्य प्रदेश ने मुझे शालीनता सिखाई, बुंदेलखंड ने मुझे संस्कार दिए। हालांकि बुंदेलखंड में जब जिस तरीके से हम पढ़े लिखे थे तो पहला ही शब्द होता था कि बहुत लट्ठ मार हैं, तो धीरे धीरे समझ में आया कि ये कला में नहीं चल पाएगा, लट्ठ घल हैं। तो ये यात्रा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया मुकेश तिवारी जी, और जोरदार तालियों से हम सब अपने प्यारे अभिनेता, आप प्यारे सबका भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद, और बुंदेली समागम के मंच पे आए। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.